सभी का फिजिक्स पढ़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। आज जो स्टार्ट कर ले। तो पिछली दो क्लासेस के अंदर बेटे हम लोगों ने लेक्चर नंबर कौन सा 6 और 7 के अंदर कूलम्ब्स लॉ पर न्यूमेरिकल्स कवर किए हैं और वो न्यूमेरिकल ज्यादातर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पर बेस्ड थे। आज ही क्लास में भी हम लोग कूलम्ब्स लॉ पर ही न्यूमेरिकल कवर करेंगे, ठीक है बेटे। लेकिन आज के जो न्यूमेरिकल्स हैं ये सुपरपोजिशन या पिछली क्लासेस के न्यूमेरिकल से थोड़े से अलग हैं और हर न्यूमेरिकल में कोई ना कोई कंसेप्ट चलेगा, ठीक है बेटे। तो आज हम कूलम्ब्स लॉ को कंप्लीट कर लेंगे। चलो आओ। एक बेटे न्यूमेरिकल ना मैं आपके सामने बोर्ड पर पहले ही लिख दूंगा, जिससे डिक्टेट करने में टाइम ज्यादा लग जाता है, तो आप आसानी से नोट कर लेना। अच्छा, पहला न्यूमेरिकल देख। ये वेक्टर फॉर्म के ऊपर बेस है बेटे। 2 point charges A and B have charges 0.5 and 2 coulomb with their position vectors as I plus j plus k and minus I minus j plus 3k respectively. Find the force on the charge B due to charge A. Find the force on the charge B due to charge A. पोजिशन वेक्टर का कंसेप्ट है, ठीक है साहब। पहले इसका एक अपने दिमाग में फिगर बिठाते हैं इसकी। देखो इधर मेरे को दो चार्ज गिवन है साहब। ये चार्ज ए हो गया, मान ले बेटे ये चार्ज बी है। तो इसका पोजीशन वेक्टर मुझे गिवन है, लेट कर इसका पोजीशन वेक्टर ले लेता हूं आर ए, और इसका जो पोजीशन वेक्टर है बेटे वो हो गया आर बी। क्वेश्चन में पूछा गया है फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। तो बी के ऊपर पूछा है तो पहले तो इन दोनों को मिला दिया, ठीक है साहब। अब बी के ऊपर फोर्स पूछी गई है, किसके ऊपर? बी के ऊपर। तो नियम कहता है बी के ऊपर पेंट किए डायरेक्ट, ये रिपल्शन आ गया साहब, दैट इज द फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, ठीक है ना। और ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक, या इस वेक्टर को मैं बोल देता हूं दैट वेक्टर इज आर ए बी। ए से लेकर के कहां तक? बी तक। तो मेरे से लिखवाई गई है फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, ठीक है बेटे। तो सॉल्यूशन देख। तो एफ ऑफ बी ए दैट वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू के Q1 Q2। तो क्यू ए क्यू बी बाय डिस्टेंस है आर ऑफ ए बी का स्क्वायर, ठीक है ना बेटे। Q1 Q2 बाय आर का स्क्वायर, ठीक है। और मुझे वेक्टर फॉर्म में चाहिए तो पोजीशन वेक्टर लिख देता हूं। तो सॉरी वो क्या नाम, यूनिट वेक्टर। तो ये हो गया आर ए बी, आर कैप ए बी। बहुत सही बात है नहीं, क्योंकि इधर वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर दिखा दिया। तो तेरे पास वैल्यू होगी के क्यू ए क्यू बी अपॉन में आर ऑफ ए बी का स्क्वायर इनटू, ये यूनिट वेक्टर है बेटे। तो वेक्टर शुड बी क्या नाम, यूनिट वेक्टर मस्ट बी वेक्टर अपॉन में इट्स ओन मैग्नीट्यूड। तो आर वेक्टर ए बी अपॉन में आर ऑफ ए बी, आर ऑफ ए बी। इसको मैनिपुलेट करेगा तो तू इसको ऐसे लिख सकता है बेटे, के क्यू ए क्यू बी डिवाइड बाय आर ए बी का क्यूब इनटू, ठीक है। और ये वेक्टर मेरे पास आ गया आर वेक्टर ए बी। बोल स्टेप सही है। ये स्क्वायर था इनटू दिस, क्यूब बन गया। दोनों वेक्टर को बेटे मैं अलग ही लिख लेता हूं इन दोनों को। जैसे मुझे चाहिए आर वेक्टर ए बी, मतलब एक प्रकार से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो ये क्या हो जाएगा, आर माइनस आर बी, आर माइनस आर बी, ठीक है ना। पोजीशन वेक्टर है। बोलिए ए कितना है साहब? तो ये है बेटे आई प्लस ए माइनस ऑफ माइनस आई माइनस जे प्लस 3k। सॉल्व करिए कितना हो गया ये बेटे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। और इसके साथ तो ये हो गया 2i, ऐसे ही माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया प्लस ऑफ 2j, और ये हो गया माइनस ऑफ 3k, और ये प्लस k दैट इज माइनस ऑफ 2k। बहुत सही बात है। अच्छा बेटे इसके मैग्नीट्यूड की जरूरत भी पड़ेगी, तो आर ए बी भी लिख लो यहीं पर। तो अंडर रूट ऑफ, मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं, रूट का साइन। तो इसका स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 4, ठीक है। ये हो गया 12, तो दैट वैल्यू शुड बी 2√3। स्टेप सही लिखा है 2√3। अब वैल्यू डाल दे बेटे। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ बी ए, एफ बी ए। तो के का मतलब 9 इंटू 10⁻⁹, क्यू ए इंटू क्यू बी, क्यू ए 0.5 को बेटे 1/2 रख लिया, ठीक है ना, क्योंकि वो 2 गिवन है तो कैंसिल आउट कर जाएगा।
डिवाइडेड बाई ये RAB का क्यूब, RAB का क्यूब, इसका क्यूब करोगे तो 2√3 का क्यूब, 2√3 का क्यूब, ठीक है। और वेक्टर AB, तो ये है बेटे तेरे पास 2i + 2j - 2k, जो कैंसिल आउट होता है उसे कैंसिल कर, तो ये 2 से 2 कैंसिल कर गया, तेरे पास आया 9 × 10⁻⁹ डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा बेटे √3 का क्यूब, तो 3√3 8 × 24, तो 24√3 इंटू, यहाँ से 2 कॉमन करेगा तो ये आ जाएगा i + j - k, 2 से 2 कैंसिल आउट कर ले से, तो 18/24 √3 और इंटू 10⁻⁹, ठीक है। ये हो जाएगा 6 × 18 6 × 24, सही है, तो 3/4√3 इंटू 10⁻⁹, इन ऐसा ही रखूंगा न्यूटन, ठीक है। एक बार बेटे कैलकुलेशन चेक कर लेना, ठीक है ना। ये कूलम्ब्स लॉ पर वेक्टर फॉर्म का न्यूमेरिकल है, स्क्रीन को रोक, आराम से नोट कर। आ जा बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन देख, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4। If you were able to isolate two identical charged particles of mass m from all external forces, identical charged particle, आप बेटे मान लीजिए दो चार्ज पार्टिकल है मेरे पास, आइडेंटिकल का मतलब दोनों का सेम चार्ज कंसीडर कर लो, दो चार्ज पार्टिकल है ये सब, दोनों का मास m है और दोनों के ऊपर जो चार्ज है वो q है, क्योंकि उसने बोला है आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल है। आप नेचर के अंदर इन दोनों चार्ज पार्टिकल को आइसोलेट कर देते हो, मतलब इनके ऊपर कोई और एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, बस इनका मास है और इनके ऊपर चार्ज है। आप इसका मतलब समझते हो, अगर इनका मास है तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशन है, और चार्ज है तो इनका मतलब क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। मतलब ये है कि इन दो फोर्सेस के अलावा इनके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है साहब। For what value of charge and mass can the two particle remain in equilibrium? Comment on the nature of equilibrium. क्योंकि बेटे इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम ज्यादातर जब चार्ज पार्टिकल्स को रखते हैं ना, तो वो ज्यादातर फ्रिक्शन बैलेंस करता है। जैसे इसका अगला क्वेश्चन फ्रिक्शन का करा दूंगा, ठीक है। अब फिलहाल ये है कि आपको इन दो के अलावा कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होनी चाहिए। कौन सी दो? एक तो ग्रेविटेशन अट्रैक्शन, ठीक है साहब, इन दोनों को मिला दिया। रिपल्शन देखूंगा तो ये इसको फेंकेगा इस साइड, ये इसको इस साइड, ठीक है साहब। और अट्रैक्शन देखता हूं तो ग्रेविटेशन लगेगा, ग्रेविटेशन अट्रैक्शन ये हो गया, तो F, ये G4 ग्रेविटेशन है बेटे, ठीक है ना, mg, ये ग्रेविटेशन फोर्स हो गई, ठीक है ना। और ये जो फोर्स है ये हमारी रिपल्सिव नेचर की हो गई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, E4 इलेक्ट्रोस्टैटिक, E4 इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो मास गिवन था, चार्ज गिवन था, दोनों फोर्स दिखा दी साहब। अब वो कहता है कि इक्विलिब्रियम में है। ये इक्विलिब्रियम में कब पॉसिबल है साहब? ये तब पॉसिबल है जब ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रही हो। मान लो इस पार्टिकल को पकड़ता हूं, तुम कहते हो आज ये रेस्ट पर है, इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब ग्रेविटेशन फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बैलेंस होनी चाहिए। इसका मतलब यही तो हुआ ना बेटे, अगर ये चार्ज पार्टिकल आज रेस्ट पर है तो इसके ऊपर लगने वाली जो दोनों फोर्सेज हैं ये एक दूसरे को बैलेंस करेंगी। अगर ये बैलेंस करेंगी तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है साहब क्वेश्चन, कि F इलेक्ट्रोस्टैटिक बराबर होनी चाहिए F ग्रेविटेशन के। इलेक्ट्रोस्टैटिक कितनी हो गई, K Q1 Q2 बाय R का स्क्वायर, और ग्रेविटेशन हो गई कैपिटल G M1 M2 बाय R का स्क्वायर। और तू जानता है क्यों दोनों के अंदर इनवर्स टू R स्क्वायर चलता है, तो ये R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल हुआ साहब, R स्क्वायर से R स्क्वायर गायब हो गया। बोल सही बात है। तेरे पास वैल्यू क्या आ गई, ये आ गया बेटे K की वैल्यू हो गई 1/4πε0, ठीक है ना। Q स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू G ऑफ M का स्क्वायर। बोल स्टेप सही है। तो मुझसे बोला है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ चार्ज, Q चाहता है, ठीक है। तो Q की वैल्यू हो जाएगी बेटे, ये ऊपर गया 4π, तो 4πε0 इंटू G, ठीक है, और इसके ऊपर आ जाएगा रूट, ठीक है, और M बाहर निकल जाएगा, M रूट से क्या हो जाएगा बाहर। तो ये वैल्यू है बेटे Q की। मतलब जब तक Q और M का ये रिलेशन जस्टिफाई रहेगा
तब तक ये दोनों चार्जेस रेस्ट पे रहेंगे, मतलब इक्विलिब्रियम के अंदर रहेंगे, है ना। और तू बारीकी से देख, इसके अंदर ना, इस रिलेशन के अंदर डिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं है। मतलब ये है कि आप इनको कहीं भी रखिए, बस ये रिलेशन जस्टिफाई होनी चाहिए। उसने मेरे से बोला है कमेंट ऑन द नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम। मैंने आपको बोला था 3 तरह का इक्विलिब्रियम चलता है, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल, याद है। तो इस रिलेशन के अंदर आर आया ही नहीं, डिस्टेंस आया ही नहीं है, आर से लेना देना नहीं है रिलेशन का। तो सिंस द रिलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर, तो हेंस द नेचर इज न्यूट्रल। तो इक्विलिब्रियम कैसा है, ये न्यूट्रल है बेटे। कैसा इक्विलिब्रियम है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। उसने बोला है ना कमेंट ऑन द नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम इज न्यूट्रल। क्लियर है। अब देख इसका बी पार्ट क्या कहता है साहब, बी पार्ट देख, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ m सो दैट दे कैन बी हेल्ड इन सच अ कॉन्फ़िगरेशन। m की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है। अब बच्चा बोला सर m की मिनिमम पूछता है तो q की मिनिमम कर दो, क्योंकि ये बाकी सब तो कांस्टेंट है। बात तो सही है सर। तो बोलिए यहां से m की वैल्यू निकालता हूं तो m कितना हो गया, m मिनिमम। तो वैल्यू शुड बी, ये अपॉन में ले जा, तो ये हो जाएगा q मिनिमम डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू जी। इक्वेशन समझ है। उसने बोला है कि m की मिनिमम वैल्यू बताओ कि ये सिस्टम सेट हो जाए। तो साहब ये मिनिमम है तो इसको मिनिमम ले लो। और एक अच्छा बच्चा जानता है कि इस नेचर के अंदर जब Q मिनिमम की बात करी जाती है तो साहब इलेक्ट्रॉन का चार्ज मिनिमम है। वो बताने वाला नहीं आएगा न्यूमेरिकल में, तुझे पता होना चाहिए, कंपटीशन का न्यूमेरिकल है ये। तो इसको थोड़ा सा और मैनिपुलेट करेगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ, इसको थोड़ा ऐसे करके लिख देता हूं बेटे, ठीक है। इसको तो अगर कैपिटल G चला लो, K चला देते तो भी अच्छा रहता। और ये हो जाएगा Q मिनिमम, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 × 10⁻⁹, ठीक है ना। तो ये हो जाएगी बेटे अंडर रूट ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 9 × 10⁻⁹ डिवाइड बाय ये G, तो 6.67 10⁻⁻11, ठीक है, मल्टीप्लाई Q मिनिमम तू जानता ही है 1.6 10⁻⁻19 कूलम, -19 कूलम। सही है। तू सॉल्व करेगा बेटे, आंसर आएगा 1.86 10⁻⁻9 किलोग्राम, ये आंसर आएगा। बात समझ में आई है। कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, ठीक है। स्क्रीन को रोक, आराम से नोट कर। आ जा बेटे क्वेश्चन नंबर 3 पर आ। क्वेश्चन नंबर 3 देख क्या कहता है। 2 आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल्स ऑफ मास 5 ग्राम एंड चार्ज 10⁻⁻7 ग्राम ईच स्टे इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम। दोनों का चार्ज और दोनों का मास मुझे गिवन है और लिमिटिंग इक्विलिब्रियम के अंदर है ऑन हॉरिजॉन्टल टेबल विद सेपरेशन ऑफ 10 सेंटीमीटर बिटवीन देम, देन कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द पार्टिकल एंड द टेबल। ये मैंने आपसे कहा था ना बेटे, फ्रिक्शन इनको रोक के रखता है। मुझे एक सिचुएशन गिवन है कि एक हॉरिजॉन्टल टेबल पर 2 पार्टिकल हैं साहब, ठीक है, क्लियर है। दोनों का चार्ज मुझे गिवन है और दोनों का मास मुझे गिवन है, दोनों आइडेंटिकल है, सेम पार्टिकल गिवन है, ठीक है। और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर है, ये गिवन है। वो मुझसे कहता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बताइए। देखो कॉमन सी बात है बेटे, दोनों के ऊपर चार्ज है, दोनों के ऊपर क्या है, चार्ज। अगर दोनों के ऊपर चार्ज है तो दोनों एक दूसरे को रिपल्शन दे रहे होंगे कुछ इस तरीके से, बहुत सही बात है। और जो अब ये रुके क्यों है, क्योंकि बेटे जो फोर्स आएगी ना ग्रेविटेशन वाली, इसके अंदर नेग्लिजिबल होती है। तो जब तक न्यूमेरिकल वाला ऐसी सिचुएशन या ये चीज गिवन ना कर दे कि तुझे ग्रेविटेशन कंसीडर करनी है, तो ग्रेविटेशन को इलेक्ट्रोस्टैटिक में ज्यादातर कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो ये मत सोचना सर पिछले के अंदर आपने ग्रेविटेशन ली थी, इसमें क्यों नहीं ली है, ठीक है ना, कंसीडर नहीं करते। अब इन दोनों में रिपल्सन है, ठीक है साहब, ये इक्विलिब्रियम के अंदर है। ये भाग क्यों नहीं जाते, दोनों पर रिपल्सन है तो दूर भाग जाओ, नहीं भागते। क्यों नहीं भागते, क्योंकि बेटे फ्रिक्शन रोक करके रखता है। कौन रोक के रखता है, फ्रिक्शन, बहुत सही बात है। और अगर आज ये रेस्ट पर है तो साहब ये जो अप्लाइड फोर्स है ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होनी चाहिए। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन है ये किसके बराबर होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के। कितना रिपल्शन हुआ साहब, तो K Q1 Q2 बाय R
स्क्वायर और मस्ट बी इक्वल टू फ्रिक्शन, हॉरिजॉन्टल टेबल है दैट इज म्यू आर, आर क्या है नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है ना, और हॉरिजॉन्टल टेबल पे नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर होता है एम जी के, याद है ना, हॉरिजॉन्टल टेबल के ऊपर आर एम जी के बराबर और इंक्लाइन के ऊपर एम जी कॉस थीटा,